नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनकी बात करेंगे। आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है तो इनका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 74 और 75 में। इनका उल्लेख है अनुच्छेद 74 और 75, जिसमें अपन ने अनुच्छेद 74 पढ़ लिया था। और 74 की अगर अपन बात करें तो 74 में क्या जानकारी मिलती है, ध्यान देना दोबारा। 74 में क्या जानकारी मिलती है, राष्ट्रपति की सलाह एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का जो प्रमुख होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद में एक आता है 42वां संविधान संशोधन, और ये होता है 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति मानने हेतु क्या होगा, बाध्यकारी होगा। फिर इसमें परिवर्तन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। और परिवर्तन करके फिर कहा गया कि मंत्री परिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि पुनर्विचार के बाद वो पुनः पारित होकर आती है तो उसे मानने के लिए या स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति क्या होगा, बाध्यकारी होगा। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 75 और 75 पे 1 की बात करी थी। अनुच्छेद 75 पे 1, और इसमें क्या कहा गया है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा कौन है, राष्ट्रपति। इसमें क्या जानकारी मिलती है, लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अन्य मंत्रियों के नियुक्ति करेगा। किसकी सलाह से करेगा। अब एक संविधान संशोधन होता है 91 संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन। और ये होता है 2003 में। कब होता है, 2003 में 91वां संविधान संशोधन होता है। और इसमें कहा गया है कि केंद्र में मंत्रियों की अधिकतम संख्या संसद के कुल सदस्यों की 15% होगी। क्या कहा गया है, इसमें क्या प्रावधान है, केंद्र में मंत्रियों के
अधिकतम संख्या संसद के कुल सदस्यों के 15% होगी। अब बात करेंगे इससे आगे। अब आएगा आर्टिकल 75(2). क्या आएगा? अनुच्छेद 75(2). इसमें क्या है? संघ का मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बना रह सकता है। तात्पर्य कि संघ का मंत्री यानी मंत्रिमंडल का मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ही पद पर बना रह सकता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या प्रावधान है? प्रावधान क्या है कि संघ का मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। अपने पद पर बना रह सकता है। अपने पद पर बना रह सकता है। ये जानकारी मिलती है। यदि राष्ट्रपति नहीं चाहे तो उसको पद से हटा सकता है। ये मर्जी किसकी चलती है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति से अच्छे संबंध रहे उतने दिन क्या रह जाएगा? पद पर रहेगा। और अच्छे संबंध नहीं रहे तो प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति उसे क्या कर देगा? अब आर्टिकल है 75(3). अनुच्छेद 75(3). इसमें क्या है कि संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी है। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। उत्तरदायी है। ये जानकारी मिलती है आर्टिकल 75(3) में। अब बात करेंगे 75(4) की। किसकी बात करेंगे? 75(4). और 75(4) में क्या कहा गया है कि मंत्री तीसरी अनुसूची के तहत ही क्या लेंगे? शपथ लेंगे। अनुच्छेद 75(4) इसमें क्या लिखा हुआ है कि मंत्री तीसरी अनुसूची के तहत ही क्या लेंगे? शपथ लेंगे। और तीसरी अनुसूची के तहत और शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है। तीसरी अनुसूची के तहत कौन लेता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति? हाँ, चलो ठीक है। तो मंत्री तीसरी अनुसूची के तहत ही तीसरी अनुसूची के तहत ही शपथ लेंगे। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कोई व्यक्ति यदि संसद का सदस्य ही नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है क्या? मान लीजिए न तो राज्यसभा का सदस्य है न ही लोकसभा का सदस्य है,
तो उसे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है क्या? या मान लीजिए लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति क्या नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री। अब लोकसभा का न होकर कोई राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है क्या? बन सकता है, क्योंकि मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 2 शासनकाल में और वो राज्यसभा सदस्य ही थे। कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बन सकता है, परंतु करना क्या पड़ता है? जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसने चुनाव नहीं लड़ा, फिर भी वो क्या बन सकता है? प्रधानमंत्री। यदि संसद के सदस्य चाहे तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको? प्रधानमंत्री बनने के 6 माह के भीतर किसी भी संसदीय क्षेत्र से उसको जीतना पड़ेगा। 6 माह का क्राइटेरिया होता है, 6 माह के भीतर चुनाव होंगे, चाहे किसी भी संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ ले, जरूरी नहीं है बने उसी समय जीतना। 6 माह के भीतर यदि उसने क्या किया है, किसी भी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत लिया, तो वो आगे लंबे समय तक क्या रह जाएगा? प्रधानमंत्री रह जाएगा। और उस चुनाव में हार गया तो फिर नहीं रह पाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि संसद का सदस्य है वही मंत्री बने और संसद का सदस्य है वही प्रधानमंत्री बने। यदि सदस्य नहीं भी है ना, तो भी 6 माह के भीतर यदि किसी सीट से चुनाव जीत लेता है, समझ पाए मेरी बात, तो वो क्या बन जाता है? मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 75(5) अनुच्छेद 75(5). इसमें क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो संसद का क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर सदस्यता प्राप्त करनी होगी। नहीं करेगा तो जिस पद पर है वो समाप्त है मान लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर चुनाव जीतना होगा। 6 माह के भीतर चुनाव जीतना होगा। चुनाव जीत जाएगा तो उसी पद पर परमानेंट बना रहेगा, और चुनाव हार गया तो पद से हट जाएगा। अब देखो आर्टिकल 75(6) अनुच्छेद 75(6) ये क्या कहता है कि मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। कोई भी मंत्री है उसको कितना वेतन मिलना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, ये सब निर्धारण कौन करता है? संसद निर्धारित करती है। कौन निर्धारित करती है? संसद। मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद करती है। संसद करते हैं। वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करती है विद्यार्थियों? संसद करती है। तो ये जानकारी है आर्टिकल 75 में। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, हमें मंत्री परिषद की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मंत्री परिषद की। मंत्री परिषद। मंत्री परिषद की अगर अपन बात करना चाहे तो कोई भी व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? पहली योग्यता है कि वह संसद का क्या हो?
सदस्य हो। यदि नहीं है संसद का सदस्य तो 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। और सदस्यता कैसे लेगा? चुनाव जीतेगा तब। तो मंत्री परिषद में बात करेंगे मंत्री पद के योग्यता। मंत्री पद की योग्यता की अगर अपन बात करना चाहिए तो विद्यार्थियों मंत्री पद के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि नहीं है तो 6 माह के भीतर चुनाव जीतना पड़ेगा। यदि नहीं है तो 6 माह के भीतर चुनाव जीतना पड़ेगा। 6 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों? चुनाव जीतना पड़ेगा। ये जानकारी मिलती है पहली विशेष योग्यता से संबंधित। दूसरी बात है मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके परामर्श से करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श। यानी प्रधानमंत्री एक लंबी लिस्ट बनाकर देगा किसको? राष्ट्रपति को, कि इन लोगों को क्या बनाना है? मंत्री बनाना है। तो नियुक्त कौन करेगा और लिस्ट कौन बनाएगा? तो वही होता है परामर्श। समझ पाए मेरी बात? दूसरी है मंत्रियों की नियुक्ति। तो विद्यार्थियों मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति मंत्रियों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। प्रधानमंत्री के परामर्श से नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। मंत्री अपना त्याग पत्र किनको देता है? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किनको देता है? राष्ट्रपति को देता है। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, यानी मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होती है? उत्तरदायी होती है। यानी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? परंतु व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। यदि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद उत्तरदायी है तो किसके है? लोकसभा के। जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद है? हाँ ठीक है। चाय ठंडी होगी। ठंडी को ज्यादा गुण आवे। ठंडी में ना टाइम कौन लगे एक दो। अरे चलो। मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। अब बताइए यहाँ पे मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? हाँ, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति
उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। जबकि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति? सामूहिक रूप से तो किसके प्रति? व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। ये दोनों ही फैक्ट अच्छे हैं। लाइन को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना। सामूहिक रूप से तो लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों में कार्य का आवंटन। मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। जबकि मंत्रियों में विभागों का आवंटन एवं विभागों में फेरबदल कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे शानदार क्वेश्चन है। मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है विद्यार्थियों? कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनाता है। कार्य आवंटन के नियम कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। परंतु मंत्रियों में विभागों का आवंटन एवं फेरबदल कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रियों में विभागों का आवंटन, मंत्रियों में विभाजन का विभागों का आवंटन एवं फेरबदल कौन करता है? पीएम करता है। कौन करता है? पीएम, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसके अंडरलाइन करना। ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। मंत्रियों में कार्य आवंटन के नियम तो कौन बनाता है? राष्ट्रपति बनाता है। तथा मंत्रियों विभागों का आवंटन एवं फेरबदल कौन करता है? हाँ, अब बात करते हैं विद्यार्थियों 3 प्रकार के मंत्री। यानी मंत्रियों के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री और एक होता है उपमंत्री। कितने होते हैं? 3। मंत्रियों के प्रकार और मंत्रियों के प्रकार है विद्यार्थियों कितने? 3। कितने प्रकार है? 3। जबकि मंत्रियों के आपसे स्तर पूछे तो स्तर कितने हैं मंत्रियों के? 4। स्तर कितने? 4। मंत्रियों के प्रकार तो कितने हैं? 3। एक आएगा कैबिनेट मंत्री, एक आएगा विद्यार्थियों राज्य मंत्री और एक रहेगा उप मंत्री। क्या रहेगा?
उप मंत्री रहेगा, उप मंत्री। ये 3 प्रकार है किनके? मंत्रियों के। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब सबसे उच्च स्तर का जो मंत्री है वो कौन है? सबसे उच्च स्तर का मंत्री, सबसे उच्च स्तर का मंत्री कैबिनेट है, जबकि सबसे निम्न स्तर का मंत्री, सबसे निम्न स्तर का मंत्री, सबसे निम्न स्तर का मंत्री कौन है विद्यार्थियों? उप मंत्री। अब बात करेंगे मंत्रियों के स्तर। मंत्रियों के स्तर, और मंत्रियों के स्तर कितने हैं विद्यार्थियों? 4। मंत्रियों के स्तर कितने हैं? 4। एक हो जाएगा कैबिनेट मंत्री, एक हो जाएगा राज्य मंत्री, एक हो जाएगा उप मंत्री, और एक हो जाएगा स्वतंत्र प्रभारी राज्य मंत्री। स्तर कितने? 4। मंत्रियों के स्तर। 1 नंबर पे कौन है? कैबिनेट मंत्री। दूसरे स्तर में राज्य मंत्री। तीसरे में है उप मंत्री, और चौथे में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। कौन सा होगा? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। अब देखो इनके क्या क्या कार्य। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनसे क्या बनता है? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं? केवल कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों के लिए मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब किया गया? का प्रथम बार प्रयोग, या ये संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द संविधान में जोड़ा गया। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द संविधान में जोड़ा गया था। अब ये जो कैबिनेट मंत्री हैं इनका कार्य क्या है? क्या कार्य है? मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभारी होते हैं ये मंत्रालयों की। जैसे राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के बारे में पूछे तो वो क्या होता है? हाँ, मंत्रालयों का न होकर विभागों का होता है। क्या होता है? यदि भारत में कोई कैबिनेट मंत्री है तो उसके पास पावर्स कौन से हैं? मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। जैसे खेल मंत्रालय है, ठीक है, तो उसका स्वतंत्र प्रभारी खेल से संबंधित जो कुछ भी निर्णय लेने हैं सबसे ज़्यादा पावर किनके पास है? कैबिनेट मंत्री के। किसको अध्यक्ष बनाना है, क्या है,
किस प्रकार से खेल व्यवस्थाओं में उत्थान लाना है, ये सब बातें। तो जैसे कैबिनेट मंत्री के पास कौन सी शक्ति होती है, विभागीय होती है या कौन सी होती है? नहीं, ये विभागीय शक्ति होती है या केंद्र में क्या बोलते हैं इसे विभागीय को? मंत्रालय। क्या बोलते हैं? मंत्रालय। तो क्या होता है, मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभारी, मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं कौन है? कैबिनेट मंत्री। मंत्रालयों क्या होते हैं? स्वतंत्र प्रभारी। ये कैबिनेट मंत्री राजस्थान में है तो वो क्या होगा? विभागों के स्वतंत्र प्रभारी होगा। राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो कैबिनेट मंत्री क्या है? राजस्थान राज्य में होते हैं विभाग और केंद्र में क्या होते हैं? मंत्रालय। तो मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभारी कैबिनेट मंत्री केंद्र में, जबकि विभागों के स्वतंत्र प्रभारी राज्य में कैबिनेट मंत्री। ओके, केंद्र में नाम आएगा मंत्रालय और राज्य में नाम आएगा विभाग, इतना ही फर्क है। अब देखो, इधर बात करें राज्य मंत्री और एक होता है उप मंत्री, दोनों का क्या कार्य है? कैबिनेट मंत्री की सहायता करना। दोनों का क्या कार्य है? कैबिनेट मंत्री के सहायता करना। कैबिनेट मंत्री की क्या करना? सहायता करना। किन किन का कार्य? विद्यार्थियों, राज्य मंत्री व उप मंत्री का। अभी ये स्वतंत्र प्रभार है राज्य मंत्री, इनको सुविधाएं तो राज्य मंत्री के समान ही प्राप्त है, परंतु इनको मंत्रालय स्वतंत्र मिलते हैं। समझ पाए? ऐसे नहीं है कि ये कैबिनेट मंत्री है इसकी सहायता में ही लगा रहे। ये करते हैं ना सहायता, कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इसमें क्या होता है, इनको सुविधा तो राज्य मंत्री के समान, इनको सुविधा तो क्या मिलती है? राज्य मंत्री के समान मिलती है, परंतु ये मंत्रालय के स्वतंत्र होते हैं। इनके पास मंत्रालय क्या होते हैं? स्वतंत्र, परंतु इनके पास मंत्रालय स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ऐसे नहीं है कि ये भी किनकी सहायता कर दे? कैबिनेट मंत्री। इनके पास स्वतंत्र मंत्रालय होते हैं। समझ पाए मेरी बात? स्वतंत्र प्रभार होता है कुछ मंत्रालयों का, ये होते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। देखो, मंत्रियों के प्रकार कितने बताए? 3। कौन कौन से हैं? मंत्रियों के स्तर अगर आपसे पूछे तो कौन कौन से? सबसे उच्च स्तर का मंत्री, सबसे निम्न स्तर का मंत्री कौन होगा? उप मंत्री होगा। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहिए कि ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके पास क्या कार्य होता है? ये मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। जैसे खनन मंत्रालय हो गया, खेल हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, जबकि देश में तो होते हैं मंत्रालय, जबकि राज्य में क्या होता है?
अपन बोलते हैं शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, ऐसे पढ़ते हैं ना। हाँ, तो केंद्र में मंत्रालय और राज्य में क्या होते हैं, विभाग होते हैं। तो ध्यान देना, कैबिनेट मंत्री मंत्रालयों के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं, और राज्य मंत्री उपमंत्री कैबिनेट मंत्री की क्या करते हैं, सहायता करना इनका कार्य है। तथा स्वतंत्र प्रभार मंत्री को सुविधा तो किनके समान है, राज्य मंत्री के समान, परंतु इनके पास मंत्रालय स्वतंत्र होते हैं। अब बात करेंगे विद्यार्थियों, एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 88। अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति मंत्री है ना, यदि तो मंत्री है तो चाहे लोकसभा की बैठक हो चाहे राज्यसभा की बैठक हो, दोनों प्रकार की बैठक में, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य है चाहे लोकसभा, दोनों प्रकार की बैठकों में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। समझ पाए मेरी बात। यदि कोई व्यक्ति मंत्री है तो वह लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों की बैठक में भाग ले सकता है। ऐसे नहीं कि ये लोकसभा का सदस्य राज्यसभा की बैठक में कैसे आया, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन रहेगी, हाँ बच्चों ध्यान देना, आर्टिकल 88 क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री पद पर है तो वो संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, और दोनों संसद के दोनों सदनों की बैठक को संबोधित भी कर सकता है, तथा मत देने का अधिकार उसी, बताओ कहाँ है, मत देने का अधिकार जिस सदन का सदस्य है उसी सदन में है। समझ गए। एक तो बैठक में भाग ले सकता है कोई सी भी सदन की हो, दूसरी बात कोई से भी सदन को संबोधित भी कर सकता है। जब पारित होने की बात आती है कोई भी विधेयक और उस पर वोटिंग होती है तो वो जिस सदन का सदस्य है उसी के अनुसार ही क्या कर सकेगा, वोट कर सकेगा। इसमें क्या है, मंत्री संसद के किसी भी सदन, मंत्री संसद के किसी भी सदन के बैठक में भाग ले सकता है। मंत्री संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, मंत्री संसद के किसी
किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है, परंतु मत देने का अधिकार उसी सदन में होगा जिसका वह सदस्य हो। मंत्री को मत देने का अधिकार उसी सदन में होगा जिस सदन का वह सदस्य है। क्या समझ पाए क्या इन बातों को? तीन ही बात है कि मंत्री संसद के किसी भी और नहीं जा सकते, मंत्री पद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप भी जाकर कह दो कि मैं किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है। पद कौन सा चाहिए? मंत्री का पद चाहिए। किसका पद चाहिए? मंत्री का। वो मेहनत से प्राप्त होता है ना, इसलिए संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। मंत्री संसद के किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। मंत्री को मत देने का अधिकार उसी सदन में होगा जिस सदन का वह क्या है? सदस्य है। तीन बातें, तीनों ही महत्वपूर्ण बातें। और आज की क्लास में विद्यार्थियों में इतना ही पढ़े।